प्रिंसिपल्स होते हैं प्लानिंग के, जोनिंग है, ग्रीन बेल्ट होती है, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, पब्लिक स्पेस एंड रोड सिस्टम। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्लानिंग के होती हैं। जोनिंग में डिफरेंट चीजें होती हैं। जोनिंग में आप स्पेसिफाई करते हैं, जब भी किसी जगह का कोई मास्टर प्लान देते हैं तो, कि रेजिडेंशियल एरिया होगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया होगा आपका, ये रिक्रिएशनल एरिया होगा। फिर जोनिंग जिस तरह की हुई भी होती है ना, उसके लिहाज से स्पेसिफाइड होता है कि आप यहाँ पर इतनी हाइट तक जो कोई भी बिल्डिंग है वो बना सकते हैं, इतना फ्लोर स्पेस इंडेक्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जोनिंग एरिया पे डिपेंड है। आपका रेजिडेंशियल जोन जो है उसकी हाइट, परमिजिबल हाइट डिफरेंट होती है। जो आपका इंडस्ट्रियल जोन है उसकी परमिजिबल हाइट डिफरेंट होती है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स डिफरेंट होता है, टिल डिफरेंट होता है, बिल्डिंग की डिटैचमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। ये थोड़ी सी टर्म्स हैं जो आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी आप जो है इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। तो जोनिंग इस तरह से होती है। ठीक है। तो जोनिंग मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के ऊपर जो जोनिंग होती है वो आप डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है। जो आपका टूरिस्ट जोन होता है उसमें जोनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है। जो आपके कोई भी हेरिटेज होता है जहाँ पर, तो हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, वहां पर जो है बहुत सारी जोनिंग रेगुलेशन होती हैं कि आपने जो डेवलपमेंट करनी है वो उसी पैटर्न के ऊपर करनी है जिस तरह की उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई भी है उस जगह की। फिर ग्रीन बेल्ट एरिया होते हैं। ग्रीन बेल्ट एरियाज जो होते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड सराउंडिंग दी सिटी को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, रिक्रिएशनल पब्लिक स्पेस होती है आपकी, और रोड सिस्टम होता है। ठीक है। ये हम सारे बाद में देखते जाएंगे। तो देखिए, टाउन प्लानिंग एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। कैसे होती है? इसमें सोशियोलॉजिस्ट का रोल है, इकोनॉमिस्ट है, आर्किटेक्ट का रोल होता है, अर्बन डिजाइनर का, जियोलॉजिस्ट का, इन्वायरमेंटलिस्ट का, इकोलॉजिस्ट का, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरिसिस्ट और पब्लिक पॉलिसी मेकर का रोल होता है इसके अंदर। ठीक है। अब इस पैटर्न से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि टाउन प्लानिंग में, या तो वो पूछ लेता है कि टाउन प्लानिंग एज अ लीडर है, वो लीड कर रहा है, तो उसकी टीम में कौन लोग होंगे और वो क्या रोल प्ले करेंगे। ठीक है। वो ओपन छोड़ देता है क्वेश्चन को, या बाज दफा वो स्पेसिफाई कर देता है आपको कि आप बताएं कि सोशियोलॉजिस्ट का क्या रोल है, इकोनॉमिस्ट का क्या रोल है, आर्किटेक्चर का क्या रोल है, डिजाइनर का क्या रोल है। वो 3 से 4 उठा लेता है, उसमें से मोस्टली मोस्टली जो उठाता है वो इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर जो है वो उठा के आपको पूछता है कि इनका क्या रोल होगा टाउन प्लानिंग के लिए। तो अर्बन इकोनॉमी तो हमने पूरा टॉपिक करना है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिस्ट का रोल क्या होता है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लें तो बस आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट जो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, फाइनेंसेस आपके जो है वो बताता है। वो ये प्रिडिक्ट करके बताता है कि इस एरिया के अंदर अगर आप कोई जोन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन, तो इधर इट्स गोना वर्क और नॉट। ठीक है। सोशल इंक्लूजन फाइनेंस करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है लोगों की। ठीक है। लो इनकम हाउसिंग या लो इनकम हाउसिंग वाले जो अगर सोसाइटी है तो उसके पेरिफेरल एरिया के अंदर किस किस्म के बिजनेसेस होने चाहिए ताकि उस लो इनकम हाउसिंग सोसाइटी के लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। यू कैन नॉट हैव अ बिग मॉल नियर अ सोसाइटी जहां पर जो है लो इनकम हाउसिंग हो। तो इस तरह से इकोनॉमिस्ट जो है वो अपना इनपुट देता है कि कहाँ पे कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, कौन सा एरिया प्रेफरेबल है फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन एनी सिटी। ठीक है। उनका इनपुट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लानिंग के अंदर। फिर सोशियोलॉजिस्ट है। सोशियोलॉजिस्ट का रोल समझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक आप वहां पे रहने वाले लोगों का इनपुट नहीं लेते। सोशियोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो प्लानर और लोगों के दरमियान में एक ब्रिज का काम करे।
sociologists act as a bridge between the people and the planner. ठीक है, आप ओवरनाइट चेंज नहीं ला सकते किसी सिटी के अंदर if people living in that city are not willing for that change or not willing to adapt to that change. ये उस एरिया की डेमोग्राफी को इम्पैक्ट करता है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने लगी हूँ। फॉर इंस्टेंस, यू आर हैविंग अ सी पैक प्रोजेक्ट इन बलूचिस्तान, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और वहां पे जो लोग हैं वो इस चेंज को बुरी तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं। मीनिंग देयर टू से कि पहले इस चीज को प्रिडिक्ट करने की जरूरत थी। बिफोर वी वर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट वी मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट कि हमने इनपुट ही नहीं लिया ना, हमने ऐसा कुछ सर्वे ही नहीं कराया, हमने उनकी राय तो ली ही नहीं है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग तो की ही नहीं है कि उनका क्या स्टेक था इसके अंदर। अगर इस चीज को एड्रेस किया गया होता तो हमें अभी वहां पर इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट ना मिल रही होती। किसी एरिया का डेमोग्राफिक बैलेंस आप खराब करेंगे, पीपल आर गोइंग टू फाइट फॉर देयर रिसोर्सेज। यही कराची में हुआ है। कराची के अंदर भी आप देखें, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में 75% ऑफ दी, अगर आप जीडीपी शेयर देखें तो वो कराची जनरेट कर रहा है, पोर्ट सिटी है। लेकिन कराची के अंदर अभी भी है, लेकिन एक टाइम पे तो वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया था, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये सारी चीजें क्यों है वहां पर? क्योंकि वहां की भी डेमोग्राफी इम्पैक्ट हुई है। जब डेमोग्राफिक बैलेंस इम्पैक्ट होता है तो फिर सिटी ग्रो नहीं करते हैं। पॉपुलेशन की लिमिट होती है, उसकी वजह से आप क्लासिफाई करते हैं किसी भी सिटी को एज अ मेट्रोपॉलिटन, एज अ कॉस्मोपॉलिटन। जब हम ये पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ सेटलमेंट तो मैं आपको बताऊंगी, किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था उसको एड्रेस करेंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट का रोल इस तरह से आप समझें। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, यू नीड टू राइट दीज एग्जांपल्स व्हाइल राइटिंग योर पेपर। यही चीज तो आपको यूनिक बनाएगी। इकोनॉमिस्ट की एग्जांपल में आप लिखेंगे कि देखें, आपने खास तौर पे हमारा जो ये डेवलप हुआ था इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का अगर आप मास्टर प्लान पढ़ें देखें तो वो एक फॉरेन आर्किटेक्ट था जिसने आपको ये डेवलप करके दे दी। शहरों को बसाने का काम टाउन प्लानर का होता है, ठीक है। वो एक आर्किटेक्ट था, उसने उस सिटी की इकोनॉमी जो है उसको चलाने का तरीका नहीं बताया। इस्लामाबाद के अंदर अभी बहुत ज्यादा हैज़र्ड डेवलपमेंट हुई है इसके बाद। वहां पर जो जोन रेगुलेशन थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो अब उसको कुछ वहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने उसको कम किया है। शहर के अंदर इवन सोशल आप वेलफेयर के यूटिलिटीज के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल में एक ही यूनिवर्सिटी थी जो कि वहां पर अप्रूव थी। तो जब गलत बंदा गलत काम करेगा ना, उसके रिपरकशंस आपको फौरन नजर ना आए ना तो 10 साल बाद जरूर नजर आते हैं। जी बिल्कुल, उसके बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस हमें देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का काम क्या है? आर्किटेक्ट ने आपको डिजाइन करके देना है। इंडिविजुअल बिजनेस बिल्डिंग डिजाइन जो करता है वो आर्किटेक्ट होता है। और आर्किटेक्ट का रोल ये होता है कि वो इनोवेशन लेकर आता है एरिया के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आप इस तरह से नोट कर सकते हैं अपने पास। इनोवेशन लाता है, टाउन की इंडिविजुअलिटी लाता है। ठीक है, एक जब हम अर्बन डिजाइन की क्वालिटीज पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे एक सिटी के अंदर कंटिन्यूटी डेवलप होती है। जब डिजाइन सिमिलर होते हैं तो एक कंटिन्यूटी डेवलप होती है सिमेट्रिकल डिजाइन की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद किस तरह से एक बिल्डिंग को स्पेशियस भी बनाना है और एस्थेटिकली भी अट्रैक्टिव बनाना है वो आर्किटेक्ट आपको बताता है। आप आर्किटेक्ट को बताते हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक नीड्स हैं इस बिल्डिंग से रिलेटेड, जो कि इसने मतलब फंक्शन परफॉर्म करना है। ये सोशल नीड्स हैं जो कि इसने इस बिल्डिंग ने परफॉर्म करनी है। वो आपको एक डिजाइन बनाकर देता है।
फिर ये सिर्फ ये एक अर्बन आर्किटेक्ट होता है आपका, कि जो कि आपकी इवन पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को चलाता है। तो अगर वो आपसे पूछ लेता है कि रोल ऑफ आर्किटेक्ट क्या है, तो वहां पर आपने ब्लैंक नहीं हो जाना कि भाई आर्किटेक्ट का तो सिर्फ ये काम है डिजाइन बनाना। देखिए इस तरह से आपने एनालाइज करना है, आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है कि कहाँ कहाँ पर उसका वो डिजाइन यूटिलाइज करके आपको बेनिफिट हो सकता है प्लानिंग के अंदर। फिर डिजाइनर है, अर्बन डिजाइनर जो होता है वो पूरी प्लेस को डिजाइन, यानी ओपन स्पेसेस जैसे आपकी होती हैं, ओपन स्पेसेस में आपने रोड साइड के ऊपर जो है वो इन्वायरमेंटली एस्पेक्ट से देखते हुए कुछ पौधे वगैरह लगा दिए, प्लांटेशन कर दी, कहीं पर कुछ सिंबल्स वगैरह कंट्री के लगा दिए। ठीक है, कहीं राउंड अबाउट पे आपको देखते होंगे डिफरेंट काइंड की चीजें आपको नजर आती होंगी। फिर बस स्टॉप्स जो होते हैं वो किस तरह से डिजाइन हुए हुए हैं। ठीक है, जो फुटपाथ हैं, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग की जगह है, वो किस तरह से डिजाइन हुई भी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये अर्बन डिजाइनर ने डिजाइन करनी होती है। और उस इस अर्बन डिजाइन तो आपने पूरा एक टॉपिक करना है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, इसको हम हर एस्पेक्ट में कवर करेंगे, इससे एक क्वेश्चन वो जरूर। तो अब आगे देख लें, जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर है। जियोलॉजिस्ट जियोग्राफर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी 2 स्लाइड में आगे है। इसी तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट का रोल है, इकोलॉजिस्ट का रोल है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बताता है आपको, बायोडायवर्सिटी जो होती है उसको सिक्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर वाटर जो आपकी इकोसिस्टम होता है ना, हाइड्रोलॉजिकल आपका इकोसिस्टम होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसका रोल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि ये एरिया जो है ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया नहीं बन सकता है। ठीक है, ये एरिया जो है इसको डेजिग्नेट स्टडी के लिए कर देना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स की, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ की, ह्यूमन हिस्ट्री की। इसी तरह से हिस्टोरिसिस्ट का रोल है। हिस्टोरिसिस्ट जो होता है वो आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करता है, लोगों को उसके बारे में अवेयर करता है, आर्किटेक्ट अर्बन आर्किटेक्ट के साथ कोलैबोरेट करता है, अर्बन डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करता है। ठीक है, तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो ड्रॉ करके भी बता दूंगी, कि जब आप ये लिख रहे हैं ना तो उसके बाद इनका आपस में जो ओवरलैपिंग रोल्स है ना उनको भी आप ड्रॉ करके साथ में लिख सकते हैं कि किस तरह से ये इस फील्ड का बंदा और इस फील्ड का बंदा ये दोनों मिल के कैसे एक गोल को परफॉर्म करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो यू कैन डू इट इन दिस वे एज वेल। फिर पब्लिक पॉलिसी मेकर्स जो हैं ऑब्वियसली उनका रोल होता है, वो आपको लॉज और लीगल निटिग्रिटीज के बारे में बताते हैं, और इन दी एंड लॉयर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बाज दफा। अभी रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंटल अथॉरिटी का प्रोजेक्ट था, उसमें जो है वो काफी प्रॉब्लम्स थे, लैंड एक्विजिशन के, लैंड टाइटलिंग के मसले होते हैं, तो उसमें लायर्स का रोल होता है। फिर हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, एपिडेमिक के बाद तो बहुत ज्यादा ये टर्म यूज होना शुरू हो गया, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट। उनका रोल है कि भाई अगर तो कोई पेंडेमिक आ जाती है, कोविड वाज नॉट द फर्स्ट वन, उससे पहले भी ब्लैक डेथ हो चुकी है, प्लेग था, तो उस पेंडेमिक के को देखते हुए क्या वो एरिया ऐसा डिजाइन है कि वो उसको डील कर सकता है। यहाँ देखिए, वर्टिकल हाउसिंग को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं आप, बट आपके पास ये चीज तो होनी चाहिए कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आपके पास मल्टीपल वे आउट होने चाहिए उस बिल्डिंग से निकलने के लिए। इतनी स्पेस तो होनी चाहिए कि लोगों को आने और जाने की स्पेस मिल सके। ठीक है, पब्लिक स्पेस एरिया जो है, पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट पार्ट से रेलेवेंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला पार्ट हमने आज कवर किया बहुत हद तक, तो उससे रेलेवेंट आप क्वेश्चन देख लें। सबसे पहले उसने पूछा हुआ है कि प्लानिंग प्रोसेस को डिटेल में बताएं, रोल बताएं टाउन प्लानर का एज ए लीड एंड इकोनॉमिस्ट, जियोग्राफर, इन्वायरमेंटलिस्ट, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर एंड सोशियोलॉजिस्ट एज सपोर्टिंग इन प्लान मेकिंग। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया, आगे भी मैं आपको बताती हूँ। फिर एज अ टाउन प्लानर, suppose you have been assigned a project like position to prepare a master plan of a metropolitan city, develop your project by explaining which other professional will be engaged by you. Also discuss which services will be provided by them for the successful completion of the assignment. अब देखें, इसमें उसने यहाँ से मिसलीड नहीं होना कि मास्टर प्लान का पूछ लिया है, वो आपसे कह रहा है कि आपने एक मास्टर प्लान तैयार करना है,
उस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए आपको किन लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो ये यही जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये सवाल वही पूछ रहा है आपसे। फिर उस तरह से टाउन प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच डिस्कस एंड डिप्लेट डिफरेंट प्रोफेशंस दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग एक्सरसाइज, एक्सप्लेनिंग द वे इन विच दे कैन कंट्रीब्यूट इन प्रोसेस। फिर उसके बाद उसने पूछ लिया इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का, सोशियोलॉजिस्ट का, अर्बन इकोनॉमिस्ट का, जियोग्राफर का और एनवायरमेंटलिस्ट का रोल बताएं डेवलपमेंट के अंदर। कुछ मैंने चीजें लिख दी थी आपको बताने के लिए, पहले एक्सप्लेन तो मैं सब कुछ कर रही थी। देखिए इकोनॉमिस्ट का रोल जैसे उसने पूछा हुआ है, तो जब बताना है तो आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं जिनको आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ताकि आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स का रोल होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, सोशल इक्विटी के अंदर। ये 3 हेडिंग्स होंगी आपकी, इन 3 हेडिंग्स को आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। एक आप साथ एग्जाम्पल देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट उठाएं और उसकी एग्जाम्पल देते जाएं। एज इकोनॉमिस्ट क्या करना चाहिए था उस प्रोजेक्ट में इकोनॉमिस्ट को, या उसने नहीं किया, या उसकी क्या इनपुट ली गई। सोशियोलॉजिस्ट की, जियोग्राफर की, सिविल इंजीनियर की, जो भी जो है, ठीक है। फिर रोल ऑफ जियोग्राफर है। जियोग्राफर जो होता है, देखें जियोग्राफी जिसने पढ़ी हो, आपसे बहुत सारे लोगों ने पीएमएस भी दिया होगा, आपने पढ़ी होगी, या इवन सीएसएस में भी ऑप्ट की होगी। ज्योग्राफी से रिलेटेड टोपोग्राफी की सारी जो स्टडी होती है आप उसके अंदर वो करते हैं, ठीक है। तो उसको इन एक काइंड ऑफ जो स्पेशल एनालिसिस होता है ज्योग्राफर का, वो बहुत अच्छा होता है। उसको पता होता है कि कौन सी साइट कौन सी वर्किंग के लिए सुटेबल है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी ने ज्योग्राफर के रोल को बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है या अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये पर्टिकुलरली ज्योग्राफर ही इसको स्टडी करते हैं और इसको एम्प्लॉय करते हैं। और इनका जो रोल है प्लानिंग के अंदर, ये मल्टीफोल्ड रोल है। जीआईएस का जो आपने टॉपिक करना है उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है मॉडलिंग की जाती है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर बिफोर हैविंग एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। उस मॉडलिंग के अंदर ही आप फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमने ये न्यू मॉडल बनाया है ग्रोथ का, और इसको हम अपने ओल्ड मॉडल के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर आपके एरियाज जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे, वो आपको सॉफ्टवेयर को जनरेट करके बता देता है। फिर आप अल्टरनेट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसका रोल बहुत मल्टीफोल्ड है प्लानिंग के अंदर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्पेशल एनालिसिस, ये सारी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड थी। अर्बन ग्रोथ मैनेजमेंट जो होती है वो ज्योग्राफर करता है। वो बताता है कि इस ज्योग्राफी के अंदर कितनी एक्सपेक्टेड जो है डेमोग्राफिक चेंज आने वाला है, कितनी ग्रोथ हो सकती है, कितनी यहाँ की ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न की बहुत सारी रीजंस होती हैं। एक नेचुरल ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। एक जो होती है किसी सिटी की डेमोग्राफी चेंज हो रही होती है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बार दफा किसी सिटी की, किसी अर्बन एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही होती है क्योंकि लोग वहाँ से हिजरत कर रहे होते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ वन रीजन और दी अदर। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में हेल्प करता है जियोग्राफर, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ सिविल इंजीनियर है। ये किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको सैंपल के दिखाने के लिए यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया है। सिविल इंजीनियर की जो टीम है उसमें चीजें काम वही है सारे, इम्प्रोवाइजेशन करनी है आपने उसकी, और आपने अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। सो आई एम गोइंग टू सेंड दिस प्रेजेंटेशन टू यू सो यू कैन चेक इट। है उसमें वो साइट एनालिसिस कराएगा, फिजिबिलिटी स्टडीज परफॉर्म करवाता है इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करता है, डिजाइन बनाता है, ठीक है। उस डिजाइन बनाने के अंदर साथ साथ फिर अब सिविल इंजीनियर का ये भी काम नहीं है कि उसने एक इंडिविजुअल बिजनेस तो नहीं डिजाइन करनी, उसने ये भी तो देखना है कि वहां पर जो यूटिलिटी मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, पावर स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके वाटर मैनेजमेंट वहां पे कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे किस तरह से डेवलप कराया जाएगा, और वो जो बिल्डिंग है उसको बाकी सराउंडिंग के अंदर इंटेग्रेट कैसे किया जाएगा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, ये मैंने आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर दिए थे, ठीक है। ये अब मैं आपको इसी तरह से प्रोवाइड करूंगी, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी कि इसको वहां पर आप लिख लें तो आपका
आपका बेहतर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड देम एंड यू कैन मेक योर ओन नोट आउट ऑफ देम। ठीक है, ये रेफरेंस है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं एरिस्टोटल का, फिर डेनिस स्कॉट ब्राउन का है, चार्ल्स कॉरिया का है। इट दे आर ऑल अबाउट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये जो आज हमने टॉपिक कवर किया, इसमें कहीं ना कहीं आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो चैट में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पाकिस्तानी अवाम ना बहुत बेसब्रे हैं। वी कांट होल्ड ऑन। ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये मैं भी, ये हम सब ऐसे ही हैं। एज अ स्टूडेंट भी हम सब ऐसे हैं और एज अ नेशन भी हम सब ऐसे हैं। आप ये क्वेश्चन देख लें एक और, मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूंगी, अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी शेयर करूंगी। जस्ट बी विद मी इन दिस सेशन, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स हियर। सबसे मेन चीज ये नहीं है कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, मेन चीज ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस इन योर पेपर। और अगर आप ये लिखना सीख लेते हैं तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू डू वेल इन अदर सब्जेक्ट एज वेल। आपको एक दफा काम करना आना चाहिए, फिर आपको समझ आ जाती है। फिर वो इस्लामियात है, वो टाउन प्लानिंग है, वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, वो पॉलिटिकल साइंस है, आप हर चीज टैकल कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू लर्न कि आपने अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज करना कैसे है, हाउ यू आर गोइंग टू डायसेक्ट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि पढ़ने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। It points out the precise way to reach a predetermined goal within a predetermined period of time, which means that they are available with the planner and under the prevailing circumstances. अक्सर वो आईआर के पेपर में भी ऐसे ही करता होता है। ठीक है, करंट अफेयर के पेपर में भी अक्सर एग्जामिनर ऐसे करते हैं। इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट होती है एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन ही इज गोइंग टू आस्क। वो सिर्फ पहले जो फैक्ट होता है उसको उन्हें खुद एस्टेब्लिश कर दिया होता है। यू आर नॉट बाउंड टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट, जो उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बता दिया है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिखा है ये आपको बताने के। क्वेश्चन बार बार ध्यान से पढ़ा करें। लेंथी क्वेश्चन हम सिर्फ बार बार इसलिए छोड़ देते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती हमने इसमें लिखना क्या है, जबकि वो बहुत आसान होता है। या दूसरी चीज ये होती है कि हम उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। उसने सिर्फ ये पूछा हुआ है, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस इफ देयर इज नो प्लानिंग ऑफ टाउन। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अगर हम टाउन प्लानिंग नहीं करते तो क्या हो, और अगर करते हैं तो क्या हो। करते हैं तो क्या होगा, मीन कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग के अचीव होंगे वो लिखने हैं आपने। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो उसके रिवर्स आप लिख देंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थी, गाइडेड ग्रोथ थी, तो गाइडेड ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगी, अनगाइडेड ग्रोथ होगी ऑब्वियसली। स्प्रॉल डेवलप होगा, अर्बन एनक्रोचमेंट डेवलप होंगे, सम एरियाज डेवलप होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, हेल्दी कंडीशन को अचीव करना, हेल्दी नहीं होंगी तो अनहेल्दी होंगी। अब ये जब चीजें आप लिखेंगे ना तो बाद में मैं आपको करवाऊंगी भी। और यू नीड टू इनकॉर्पोरेट सम स्टेटिस्टिक्स, सम एग्जांपल्स देयर, उसके थ्रू आपका क्वेश्चन साथ जस्टिफाई हो जाएगा। एग्जांपल आप सादा तो अर्बनाइजेशन के मसलों की पाकिस्तान से ही सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपने डिफरेंट तरीके से उसको जो है वो लिखना है हर जगह के ऊपर। फिर इसी तरह से क्या होता है कि सिटी इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, लेकिन गाइडेड अगर ग्रोथ ना की जाए तो वो शहर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं नेक्रोपोलिस बन जाते। मेट्रोपोलिस से नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस उस चीज को कहते हैं, नेक्रोसिस पढ़ा होगा अगर कुछ साइंस के बैकग्राउंड से, सेल्फ ईटिंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग दैट सिटी स्टार्ट सेल्फ ईटिंग इटसेल्फ। वो होना शुरू हो जाता है वहां पे। वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि आपने गाइडेड ग्रोथ नहीं की होती है। ट्रैफिक कंजेशन होती है, जब ट्रैफिक कंजेशन होती है तो उससे रेलेवेंट और बहुत सारे मसले होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, आपका टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। जब आपका टाइम ज्यादा लगता है तो आपकी वर्क एफिशिएंसी कम होती है, वर्क एफिशिएंसी कम होती है तो आपकी इकोनॉमिक इकोनॉमी में जो आपका इनपुट है वो कम होता है। एज अ रिजल्ट पूरी सिटी की इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। ओपन एरियाज जब कम होंगे लोगों के लिए, अर्बन डिजाइन आपने सही नहीं बनाया हुआ, गाइडेड ग्रोथ नहीं की है, तो पीपल आर बिकमिंग एंग्री, एंग्शियस, एंग्जाइटीज, ये चीजें होंगी, क्योंकि आपको ये स्पेसेस, अर्बन स्पेसेस चाहिए।
अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हैं और उसके सराउंडिंग में आपके पास कोई अर्बन स्पेस भी नहीं है, इवन काम पे स्पेस भी नहीं है वॉक करने के लिए, बैठने के लिए, तो यू आर बाउंड टू हैव अ डिप्रेशन। नॉइजी इन्वायरमेंट के, नॉइज पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, हर चीज का मसला होगा। देखिए ये तो, इसमें उसने पूछ लिया ना कि मसला क्या है जब ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये तो हजार मसले हैं जो आपके निकल आएंगे इसमें से। आप नेक्स्ट क्लास में जो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, ये क्वेश्चन करके आएंगे। आपने सिर्फ इसकी आउटलाइन डेवलप करनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, बाकी मैं इसको आपको फर्दर खुद कराऊंगी। कि मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था कि टाउन प्लानिंग का प्रिंसिपल होता है वो जोनिंग होता है। एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जोनिंग बताएं, जोनिंग की क्लासिफिकेशन बताएं, और जोनिंग अर्बन एनवायरनमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। I am not expecting कि you are going to do it 100%, but just give it a try। मुझे पता चले कि आप में से कौन किस तरह से क्वेश्चन को डायसेक्ट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है इसको डिस्कस करेंगे, और जीआईएस से रेलेवेंट हम पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन माई ओपिनियन लेंथ ऑफ द आंसर मैटर्स, बट इतना मैटर नहीं करती है जितना आपको करंट अफेयर के पेपर में या पाकिस्तान अफेयर के पेपर में लेंथ को देखना होता है। इन्वायरमेंटल साइंस और टाउन प्लानिंग, इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने जो अपने क्वेश्चन की लेंथ रखी है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डिपेंडिंग कि वो क्वेश्चन करंट अफेयर की डायमेंशन का है या वो टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड टर्म्स पूछ रहा है तो मैं उसको एक्सपेंड नहीं करती ज्यादा। 4 से 5 पेजेस पे भी मैंने वो आंसर लिखा है और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन अगर उसने ऐसी डायमेंशन पूछ ली है आपसे जिसमें यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन हैव वाइडर एस्पेक्ट, तो उसमें मैंने 6 to 8 पेजेस पे भी अपना आंसर लिखा है। और ये बात फॉर श्योर है, मैं इवन आपको अभी भी दोबारा बता रही हूँ, मेरे जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 83 मार्क्स हैं, और जनरल साइंस के पेपर में भी मैंने उन आंसर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया था जिसमें वो टिपिकल साइंस से रिलेटेड चीजें पूछ रहा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले, और ऐसा होता है। एक्स्ट्रा बात वहां करने की जरूरत नहीं होती जहाँ गुंजाइश नहीं होती। और एमसीक्यूज जो हैं मैंने एक बुक से किए थे जो कि हसन अली गोंदल साहब की है। मैंने सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ा था उनको, लेकिन उनकी टाउन प्लानिंग की जो एमसीक्यू की बुक है वो मैंने ली थी। उसके मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। शाहान ने पूछा था ना मेरे ख्याल में, वो मेरे पास पड़ी है, मैं उसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी। तनवीर, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है पूरी इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। मेरे पास 2-3 रिकमेंडेड बुक्स थी सॉफ्ट में, मैंने वहां से कुछ मटेरियल लिया था, कुछ मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से कलेक्ट किया था, और मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मैंने उसको यहीं से पढ़ा था। एक दो सॉफ्ट बुक में भी किताबें अच्छी हैं जो मिल जाती हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वो पूरी बुक नहीं पढ़ी। बुक का नाम कोई ऐसे स्पेसिफिक नेम नहीं है, वो एमसीक्यू बुक है, हसन अली गोंदल साहब की है, टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट के ऊपर है। मैं सेंड कर दूंगी सॉफ्ट में वो जो किताबें हैं, ठीक है, वो मेरे पास पड़ी हुई है। जो लोग रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे उनको सब नोट्स भी शेयर करूंगी, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो भी करूंगी, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशंस होंगी उनके ऊपर भी डाटा आपको मिल जाएगा। और मैंने जो अपने लिए नहीं किया था वो मैं इवन आपके लिए ट्राई कर रही हूँ, ये इस किस्म की जो कोटेशन निकालना या न्यूज स्टेटिस्टिक्स निकाल के देना, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और आखिरी बात, टाउन प्लानिंग पढ़ने के लिए आपका सिविल इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, और ये मेरी गारंटी है कि आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप सिविल इंजीनियर होके भी टाउन प्लानिंग में फेल हो सकते हैं। ये डराने के लिए नहीं था, लेकिन एक बात बता दी कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपका बैकग्राउंड है तो दैट डजंट मीन कि आप बगैर पढ़े उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।
wish you best of luck for those who are even not going to join me. I hope this session was productive for you and you haven't wasted your hour with me. Thank you.